कौन सा चैप्टर करना है? नाम बताओ। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। क्या? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सबसे पहली बात अपने पास कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल बताओ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। डेफिनेशन क्या बोलती है? द क्वांटिटी दैट कैन बी इससे तो समझ तो नहीं आया क्या है ये? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड अकेला कह देने से समझ गए फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नहीं समझे। ये क्या है? चौक। इट्स एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मेजर कर सकते हो तुम? क्या माप सकते हो? मास। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। और क्या माप सकते हो? लेंथ। तो लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और क्या माप सकते हो? नहीं, इस चौक का ही बताओ। वेट हो गया वो तो, मास गुणा ग्रेविटी। और इसी लेंथ हो गया, मास हो गया। किसी ऑब्जेक्ट की आप लेंथ या मास को मेजर कर सकते हो। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। समझ आई बात? फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं जिन चीज़ों को हम मेजर कर पाते हैं? देखिए, देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। 7 चीज़ें ऐसी होती हैं इस दुनिया में जो मूलभूत हैं जिनको हम माप सकते हैं। उसके अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर देयर विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज 7 क्वांटिटीज। बहुत सारी हैं लेकिन इन्हीं 7 में से निकालेंगे। लेकिन वो 7 क्या है जो बेसिक हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड मोल। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल को तो आप बहुत आगे जाके हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन से लेंगे। ये बाकी सब आपको 11th और 12th क्लास में पढ़नी है। मास, लेंथ, टाइम ये तो काइनेमेटिक्स में पढ़ लोगे। ठीक है, टेम्परेचर को थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ लोगे। इलेक्ट्रिक करंट को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लोगे 12th क्लास में जाके। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसकी डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला बोलो। मास क्या होता है? मास हाँ, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। एक वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा है उसी को तो मास कहते हैं। बोलो, मास अमाउंट ऑफ मैटर। साथ साथ बोला करो भाई। इन ए ओके। लेंथ क्या होती है? यस, द गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ही लेंथ कहा जाता है। टाइम, द गैप बिटवीन 2 इंस्टेंट्स। इंस्टेंट्स मानी पल। किन्हीं 2 पलों के बीच का अंतराल समय अंतराल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, यहाँ टाइम का मतलब क्या है? द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, समय का अंतराल। टेम्परेचर बोलिए,
डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वो कौन बताता है? हॉटनेस गर्मी, कोल्डनेस ठंड। हाँ जी। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता है बच्चे रेट ऑफ फ्लो, जब कण पार्टिकल्स या कण एक निश्चित दिशा में चलना शुरू करे तो उसको करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, एयर करंट, वाटर करंट जब पानी, नदी में पानी बह रहा है, एक निश्चित दिशा में पानी की बूंदें चल रही होती हैं। एयर करंट, आंधी आती है, चक्रवात आते हैं, हवा चलती है, एक निश्चित दिशा में एयर पार्टिकल्स चल रहे होते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट, जब वही काम इलेक्ट्रॉन्स करने लगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू करे तो उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? चमक। कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकलती है, उसकी डिग्री ऑफ ब्राइटनेस ऑफ ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, किसी चमकदार वस्तु की डिग्री ऑफ ब्राइटनेस की वो कितना चमकदार है, कितनी वो एनर्जी एमिट करता है, उस चीज़ को ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और मोल क्या है? सेम यही चीज़ है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मोल। ठीक है जी। मास की एसआई यूनिट, मेरे ख्याल से किलोग्राम में मापते हैं, मास को किलोग्राम में मापते हैं। अब जब तुम तौलने के लिए जाते हो, एक छोटी सी बात बताओ, सब्जी लेने गए, तराजू होता है ना, एक तरफ 2 किलो का बाट रखा है, एक तरफ आलू डाल दिए। हम उस आलू का क्या तोलते हैं? मास तोलते हैं कि वेट तोलते हैं? वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट इक्वल टू mg, मानी कि जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है वो होता है वेट। अब बताओ तराजू में क्या तोलते हो? मास की वेट। तराजू में रखे तो आलू को नीचे खींच रही होती है ना, तो क्या तोलते हो? हट, दूसरी तरफ से बाट को भी तो खींच रही है वो, तुलता क्या है? मैं दोनों पे बराबर लग रहा है ना, तो जितना इधर खींच रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बाट को भी तो खींच रही है, तो क्या तुल रहा है? मास। कन्फ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। आलू जाके क्या बोलते हो? 2 न्यूटन आलू दे दो या 2 किलो आलू दे दो? हैं? किलो में बोलते हो ना, तो किलो किसकी एसआई यूनिट है? मास की। तो क्या तोल के लेके आते हो? मास। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, मोल। ठीक है। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बाद में बना। तो सबसे पहले तो ये है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर डायमेंशनल इक्वेशन क्या चीज़ होती है। देखिए, इन बेसिक क्वांटिटीज़ को कुछ सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन सिंबल्स को हम डायमेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। और उन सिंबल्स की सहायता से जब हम किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। और जब 2 डायमेंशनल फॉर्मूलाज को आपस में कंपेयर किया जाता है तो उसको डायमेंशनल इक्वेशन का नाम दिया जाता है। देखिए, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से, और इसका ब्रैकेट हमेशा बड़े वाला लगेगा। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल L से। टाइम को और टेम्परेचर को, करंट को
बस अपने लिए अभी ये 5 सफिशिएंट है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट, ठीक है। इनको कैंडेला और मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, CD और ठीक है। हम जो मोस्टली यूज करेंगे वो इन 3 का यूज करेंगे, मास, लेंथ और टाइम का। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, आधारभूत क्वांटिटीज। ये किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की जा सकती। मास का मतलब मास है, लेंथ से मास नहीं निकाल सकता मैं, लेंथ को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकता, समझ रहे हो। अब बात करते हैं इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी अपने पास होती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। कौन कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की, रेडियन और स्ट्रेडियन। थीटा क्या होता है? L/R। लेंथ की यूनिट मीटर, रेडियस की यूनिट मीटर, यही तो होते हैं L और R। मीटर से कट गया मीटर। वास्तव में तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन हम कहते हैं कि एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। कोई यूनिट नहीं है, मीटर से मीटर कट रहा है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसको हम ज़बरदस्ती यूनिट प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है? 3 डायमेंशनल एंगल्स को सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे कोन देखा है, आइसक्रीम का कोन, उसके सेंटर में अंदर जो एंगल बनता है दैट इज सॉलिड एंगल, उसकी यूनिट होती है स्ट्रेडियन। जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाकी ये चीज़ें नोट्स में लिखी हुई आपको मिल जाएगी। अब बताइए ये बातें समझ आई कि नहीं आई? ये सब उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये है नोट्स में ये सब चीज़ें, ये डेफिनेशन वगैरह। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर दो फटाफट। मास क्या है? फटाफट रिवाइज करो, फिर ड्राइव करेंगे। हाँ जी, चल पड़े हो गए। इसके बाद है डिराइव्ड यूनिट्स। क्या? द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज मानी जो क्वांटिटीज आप इन फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हो, उनको ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। पहले समझो इनके, इसका मतलब क्या है। ड्राइव्ड यूनिट्स, इन सब की डेफिनेशन वगैरह आपको नोट्स में बड़े अच्छे से मिलेंगी। ड्राइव्ड यूनिट्स होती क्या चीज़ है, इस बात को समझिए। हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। इसकी यूनिट है मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने रिप्रेजेंट किया था L से। दिस इज द डायमेंशनल सिंबल फॉर लेंथ। अब अगर मैं बात करता हूं एरिया, बोलो एरिया क्या है? गणित पढ़े हो ना, 6ठी क्लास से पढ़ते आए हो। एरिया है क्या चीज? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। अब ये भी एक प्रकार से 2 पॉइंट के बीच का गैप ही है। लेंथ भी 2 पॉइंट के बीच का गैप है, ब्रेड्थ भी 2 पॉइंट के बीच का गैप है। यही तो है लेंथ और ब्रेड्थ। दिस वन इज एरिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ ब्रेड्थ मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। फंडामेंटल क्वांटिटीज, दिस क्वांटिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज दिस क्वांटिटी इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करके एक नई क्वांटिटी बनी जिसका नाम हमने क्या रख दिया? एरिया। तो एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसको लेंथ और ब्रेड्थ से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट ड्राइव्ड यूनिट है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूला है। बोलिए, लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला L मल्टीप्लाइड बाई L दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर। एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं, M, L और T। इन स्टैंडर्ड फॉर्म M, L और T तीनों का एक साथ यूज़ करते हैं। L की पावर कितनी है? 2, M की 0 और T की 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताऊँ, वॉल्यूम
एल बी एच। एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर क्यूब, और एल 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 क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म में m0 l3 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। ठीक है, एक और क्वांटिटी की बात करते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी है क्या? रो से रिप्रेजेंट किया गया था मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ऐसे ही याद करना, डेंसिटी ये बटे का निशान को पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट शाबाश। और लेंथ की, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। क्या बनी है एसआई यूनिट? केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला मास का कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का एल क्यूब, अरेंज होके क्या बना? m1 l⁻³ और t की वैल्यू 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। आया डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करना? अच्छा, एक फिजिकल क्वांटिटी और लेता हूँ, फोर्स F = ma। न्यूटन ने कहा सेकेंड लॉ में कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। F = ma। अब मुझे एक्सेलरेशन का ही नहीं पता क्या चीज़ है। देखिए ये चीज़ समझ में आई, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। चलो एक्सेलरेशन तक पहुंचते हैं, एक बार काइनेमेटिक्स में आ जाओ। और ये काइनेमेटिक्स कोई लंबी चौड़ी विशेष कहानी नहीं है, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए या इंग्लिश मीडियम से 10वीं तक? इंग्लिश मीडियम से डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पढ़ा था, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के नाम से चैप्टर पढ़ा होगा 8वीं क्लास में मैथ में। चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय, वही है ये। देखिए लेंथ मानी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला एल, डायमेंशनल सिंबल इसके लिए एल। हाँ जी, स्पीड इसको v से डिनोट किया जाता है। स्पीड बताओ क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यही तो होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, माने कि LT-1। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। यहाँ से एसआई यूनिट लिखना बड़ा आसान है, मीटर पर सेकंड। हाँ जी, उसके बाद स्पीड के बाद आती है एक्सेलरेशन। स्पीड या वेलोसिटी सेम चीज़ है बेटा। वेलोसिटी सिंपली द स्पीड इन वेक्टर फॉर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये सेम चीज़ है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, या आप कह सकते हो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। आपकी वेलोसिटी के लिए क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला? LT-1 डिवाइडेड बाय टी क्या हुआ? LT-2। टी की पावर -2 हो गया ना, एक तो ऊपर -1 था, एक नीचे से गई, ऊपर जाके -2। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं फोर्स में। F = हाँ, F = ma। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। बन गया ना फोर्स, MLT-2। एसआई यूनिट वैसे तो न्यूटन है फोर्स की, मास के लिए 1 न्यूटन = kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख कितना आसान है, यहाँ से देख के लिखना। m के लिए kg, l के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। उसके बाद आता है आपके पास वर्क डन। W =
Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए L ml स्क्वेयर t माइनस 2। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, और 1 जूल किसके बराबर हो गया? kg मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर, kg मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। ये है डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इस प्रकार से कितने ड्राइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं? 11th क्लास की NCERT की बुक में 92 डायमेंशनल फॉर्मूलाज है। ठीक है, उन 92 में से मैंने छाट के 62 छोड़े हैं जो तुम्हारे 11th और 12th क्लास में काम आने हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास में काम आने हैं वो पढ़ो, 12th वाले पढ़ना 12th में। एंड 2000 ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो हैं ये व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। कौन से हैं? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम P इक्वल टू mv पढ़ा है ना, आपने तो पढ़ा है। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, मोमेंट या टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस Fs। सेम यही होगा जो वर्क डन का है। टॉर्क और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, जबकि टॉर्क का जूल नहीं हो सकती SI यूनिट, न्यूटन मीटर ही होगी उसकी SI यूनिट। टॉर्क अलग चीज़ है, वर्क डन अलग चीज़ है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। एंड दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। हम डायमेंशनल फॉर्मूला की लिमिटेशन में ये बात पढ़ेंगे कि किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी SI यूनिट्स बराबर नहीं है फिर भी उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। लास्ट में है दीज आर 6 लिमिटेशन है इनकी, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास सरफेस टेंशन है जो 11th में ही पढ़ना है। सरफेस एनर्जी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंगल है, एंगल तो यूनिट लेस है, रेडियन उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका बनेगा नहीं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, रेडियस ऑफ जायरेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा डायमेंशन लेस है सारे, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है सारे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी लेंथ है, बेस भी लेंथ है, समझ रहे हो, टेन थीटा के लिए। टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, ये सारे के सारे। एक ग्रेविटेशन वाला भी है 44 + 1 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 45 है। ठीक है, मैं आपको नोट्स में 65 प्रोवाइड करूँगा, 61 यहाँ से प्रोवाइड करूँगा, उनमें से 45 जो है वो आपकी 11th क्लास में काम आएंगे। और आप शुरू वाले 20 भी याद कर लोगे ना, जो फर्स्ट पेज पे 17 तक याद कर लो, वही काफ़ी है, क्योंकि इनको रटना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। आगे आगे जो जिस चैप्टर में आते चले जाएंगे, अगर आपको ये 7, 8, 10 भी समझ आते हैं ना कि कैसे ड्राइव किए जाते हैं, तो जिस चैप्टर में जो आएगा उसका वही ना ड्राइव करेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है नेचर की, इसका नेचर कैसा है, ये स्केलर है कि वेक्टर है। दूसरा डायमेंशनल SI यूनिट की, इसकी SI यूनिट क्या है, और तीसरा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। ये 3 बातें हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला? देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। कितने? 3। कौन कौन से? नंबर 1, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन या फिर इक्वेशन। कोई फिजिकल इक्वेशन है, उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए, या कोई फिजिकल फॉर्मूला है उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, सिंपल एक एग्जांपल लेके कि करेक्टनेस कैसे चेक की जाती है। 3 पॉइंट्स होते हैं बेटा इसमें। नंबर 1, पहली बात, नंबर 1, राइट डाउन द इक्वेशन। ये तीनों बातें मैंने नोट्स में लिख रखी हैं, वहाँ से पढ़ भी लेना दे। पहला क्या है? राइट डाउन द इक्वेशन। क्या है? चलो एक इक्वेशन लेते हैं, v² - u² = 2as।
पढ़ी होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। राइट डाउन द इक्वेशन। दूसरा क्या है, चेक द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। ईच एंड एवरी टर्म, इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें 1 2 3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का चक्कर नहीं है, हर एक टर्म में चेक द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, नेग्लेक्टिंग दो चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दो। नंबर 1 कॉन्स्टेंट्स और नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तीसरी बात क्या है, इफ ऑल टर्म्स हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, if all terms have same dimensional formula then the given equation is dimensionally correct। हम कह सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। देखिए v वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, lt माइनस 1। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का l, टाइम का t, क्या बना था, lt माइनस 1। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, lt माइनस 1 इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म का। अच्छा जी, अब सेकंड टर्म को चेक करो, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नेग्लेक्ट कर देना अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ना इनसे। सेकंड टर्म का चेक करो, lt माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी ही है। और तीसरी थर्ड टर्म अपने पास क्या है, 2as। दो को खत्म करो, कांस्टेंट है क्योंकि नेग्लेक्टिंग कांस्टेंट्स एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन। कांस्टेंट को किया एक्सेलरेशन lt माइनस 2 एक्सेलरेशन का, और डिस्प्लेसमेंट का l। ओपन करो, क्या बनता है, देखिए l स्क्वायर t माइनस 2, स्क्वायर खोल दिया, उसका स्क्वायर खोलोगे l स्क्वायर t माइनस 2, l को अंदर मल्टीप्लाई करोगे l स्क्वायर t माइनस 2 तो पहले से ही था। तीनों जगह पे इन ईच एंड एवरी टर्म वी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, l स्क्वायर t माइनस 2, l स्क्वायर t माइनस 2, l स्क्वायर t माइनस 2। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब खुद से करके दिखाओगे एक क्वेश्चन? हाँ, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक। अच्छा, एक और चेक करता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, उसके बाद आपको 5 एग्जाम्पल दूंगा इस पे, और आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दोज इक्वेशंस। आपको चेक करके मुझे ये बताना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। देखिए, एक मैं करवाता हूँ, भाई कोई इक्वेशन लिखती मैंने, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, चेक करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है या नहीं है। देखिए lt माइनस 1 इस टर्म का टी स्क्वायर, सिर्फ टी का स्क्वायर क्या बना, lt माइनस 1 फर्स्ट टर्म का, ठीक, दूसरे का lt माइनस 1, ठीक, तीसरे का t की पावर 0, एक प्लस का एक माइनस का, t की पावर 0, पता है नहीं, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n होता है बच्चे।
टी की पावर -2 + 2 कितनी बनी 0। ठीक है, यहाँ पहले ऑलरेडी नेगेटिव थे तो टी खत्म। यहाँ क्या बचा एल। क्या तीनों टर्म में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आया? नहीं आया, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब एक दूसरी लिमिटेशन की बात करता हूँ, किसकी? डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला की एक फर्स्ट लिमिटेशन हमने पढ़ी थी ना, क्या क्या पढ़ा था? जब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है, और वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mL² -2। ठीक है, टॉर्क भी क्या होता है? फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जो ट्विस्टिंग फोर्स लगा, जो फोर्स लग रहे हैं, जो ट्विस्टिंग फोर्स है, उनकी लाइन ऑफ एक्शंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला mL² -2 था। इसकी SI यूनिट जूल है, लेकिन टॉर्क की SI यूनिट न्यूटन मीटर ही रहेगी, जूल नहीं हो सकती। सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उनका नेचर भी सेम हो या उनकी SI यूनिट भी सेम हो। ये पहली लिमिटेशन थी डायमेंशनल फॉर्मूला। दूसरी लिमिटेशन देखो, मैं एक इक्वेशन और लिखता हूँ, ये तो गलत है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। V = U + AT। और एक इक्वेशन में लिखता हूँ V = 2U + ½ AT, या इसकी जगह 2U - ½ AT। ठीक है, इनको डायमेंशनली चेक करते हैं। LT-1 वेलोसिटी के लिए, इसकी सेकंड टर्म LT-1 और इसकी थर्ड टर्म LT-2 × T, माने कि वही LT-1। ठीक है, यहाँ भी देखो LT-1 2U के लिए कांस्टेंट को छोड़ देना है, LT-1 माइनस साइन को छोड़ देना है, हाफ कांस्टेंट को छोड़ देना है, AT का फिर से LT-1। दोनों की दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन इनमें से सही इक्वेशन कौन सी है? ऊपर वाली। ये इक्वेशन गलत है, हमें पता है, लेकिन ये बात डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता सकते। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब तुम चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हो ना, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तब ये इतने अच्छे से समझ नहीं आती कि लिमिटेशन क्या है। क्या जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे ना, इसमें जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, क्योंकि किसी भी चलती हुई चीज़ की हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं, टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो वो वेलोसिटी के बराबर नहीं आती हैं। एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करके देखते हैं, इसमें जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो करेक्ट आते हैं। दीज आर द इक्वेशंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, हाँ जी, पहला पार्ट क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसकी बजाय मैं ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर यहाँ लिखूँ टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये बात तो पता लगी ना कि ये फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को प्रॉपरली चेक नहीं कर पाती, या फिजिकल रिलेशन की जो आपकी करेक्टनेस है उसको चेक नहीं कर पाती, ये सिर्फ उसके डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करती है। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट, V = U + AT। सेकंड, V² - U² = 2AS। थर्ड वन इज S = UT + ½ AT²। फोर्थ, F = G(m1m2/r²). ये हम आपको एक चीज़ बता देता हूँ, K है कांस्टेंट, रो है डेंसिटी, R है लेंथ के लिए या रेडियस के लिए, और S यहाँ पे सरफेस टेंशन है बेटा, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? सरफेस टेंशन क्या होती है?
अच्छा, डेंसिटी का पता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब आप इनका ड्राइव कर पाओगे। सरफेस टेंशन, रेडियस या लेंथ का तुम्हें पता है। ये 5 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक, देखिए भाई, ये घर से करके लेके आओगे। डायमेंशनल फॉर्मूला का दूसरा और अहम यूज जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हेलो कमेर, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इंटर कन्वर्जन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूलाज का या डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं? पहली बात तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही क्या चीज़ है? देखिए, आज कम्युनिकेशन के साधन बढ़ चुके हैं। हमें पता है कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो सतनाली में मीटर में ही मेजर करते हैं। किसी दूसरे देश में चले जाओ, वहाँ भी मीटर में ही मेजर कर रहे हैं लेंथ को सब। और आज भी सेम मेजरमेंट नहीं है लेंथ की। कपड़ा लेने जाते हो, मीटर में माप के देता है ना। ज़मीन मापते हो, फुट में मापती है, गज में मापती है तो वो भी लेंथ और वो भी लेंथ। लेंथ को एक आदमी मीटर से माप रहा है, दूसरा आदमी फिट से। आप लोग भी तो मापते हो, फिट में भी मापते हो, मीटर सेंटीमीटर में भी मापते हो। तो ये जो अलग अलग मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। इस दुनिया में 4 मुख्य सिस्टम हैं मेजरमेंट के। कौन कौन से? CGS, FPS, MKS और SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये तो सबसे बाद में ड्राइव किया गया है, इन तीनों को आपस में मर्ज करके। ठीक है, SI सबसे बाद में ड्राइव किया गया। अब इनके नाम किसके आधार पर हैं? CGS, FPS, MKS किसके आधार पर नाम है? यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। CGS में लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता है, C से सेंटीमीटर। मास को ग्राम में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। FPS सिस्टम में लेंथ को फीट में मापा जाता है, मास को पाउंड में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। MKS में मीटर, केजी और सेकंड। और SI सिस्टम में वही मीटर, केजी और सेकंड। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑप्शनल पूछा जाता है। SI सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू CGS, FPS और MKS। MKS दिख रहा है ना, मीटर, केजी, सेकंड। ये MKS से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, दीज आर द 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। CGS को अगर डिफाइन करें, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकंड इज कॉल्ड CGS सिस्टम। यहीं से बना दी ना। FPS, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड इज कॉल्ड MKS सिस्टम। इसी तरह से आप लोग FPS और इसी तरह से आप MKS को डिफाइन, लेंथ इन मीटर, मास इन केजी और टाइम इन सेकंड। SI को द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी। अब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये कैसे काम आता है? एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मैनी डायन्स, या फिर 1 न्यूटन इंटू DIDYNES, हाउ मैनी डायन्स। कौन सा वर्ड ठीक है डायन्स के लिए?
नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है? ठीक है, एक फिजिक्स का टीचर था, ये काफ़ी पॉपुलर चुटकुला है फिजिक्स के वर्ल्ड में, कि एक फिजिक्स का टीचर था, वो अपनी वाइफ को हमेशा क्या बोलता था? न्यूटन, और वो बड़ी खुश होती थी। न्यूटन तो एक साइंटिस्ट था ना, वो हमेशा उसको न्यूटन बोलता था, वो बड़ी खुश होती थी। लेकिन एक बार ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि वो उसको न्यूटन क्यों बोलता था। देखिए, इसके लिए स्टेप है, इस चीज़ को स्किप ऑफ करो, काम की बात पर आओ। 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डायन्स? सबसे पहला सिस्टम, बिल्कुल सिंपलेस्ट, सबसे ईजीएस्ट जो मेथड होगा उसका यूज करेंगे। बाहर देखना बंद कर दे, यहाँ जा। सबसे पहले लिखो कि ये कौन से सिस्टम में है। न्यूटन कौन से सिस्टम में है? एसआई सिस्टम, और एसआई इज क्लोजली रिलेटेड टू एमकेएस। ये कौन से सिस्टम में है? सीजीएस। डायन है सीजीएस में। मास क्या? एम, लेंथ एल, टाइम -2। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है कि किसकी यूनिट से न्यूटन, और ये फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT -2। इधर भी MLT -2 इन फर्स्ट सिस्टम, और ये इन सेकंड सिस्टम। N1 नंबर ऑफ यूनिट्स आपको गिवन है 1, और इधर N2 नंबर ऑफ यूनिट्स हम मान लेंगे x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। अब पहले यहाँ लिख लो इस चीज़ को, ठीक है, पहले लिख लो ताकि आपको याद रहे कि आप MKS में लिख रहे हो, यहाँ CGS में लिख रहे हो। फिर रीअरेंज करके x निकाल लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आने के बाद। मास की यूनिट, पहला स्टेप क्या है कि आपको सिस्टम लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तीसरा स्टेप क्या है? राइट द यूनिट्स। मास की यूनिट क्या है? केजी। MKS में केजी, किलोग्राम, 1 बाहर है, इनटू लेंथ की मीटर, टाइम की पावर -2 इज इक्वल टू x इंटू, यहाँ पे क्या है? मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, और टाइम की पावर -2। x निकालना है। अब जस्ट इस इक्वेशन को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। implies that x इक्वल टू kg डिवाइडेड बाई ग्राम इंटू मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर इंटू सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, सारे की पावर -2। वैल्यू पुट करो, इन यूनिट्स को बराबर करो और काट दो। देखिए, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, वो तो ऑलरेडी बराबर है 60 क्या है ना? सेकेंड से सेकेंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और ग्राम से ग्राम। x की वैल्यू कितना आया? 1000 गुणा 100 गुणा 1 की पावर -2 बराबर 1। x बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। x की वैल्यू कितनी आई? 1 लाख, या आप इसको कह सकते हो 10⁵ तो 1 न्यूटन बराबर हाउ मेनी डायन्स? 10⁵, या तो फिर 1 लाख। अब पता लगा उसको न्यूटन क्यों बोलता था? इक्वल टू 1 लाख डायन्स। ठीक है, यह है कन्वर्जन। असल इसमें समझने वाली बात क्या थी? स्टेप्स को सबसे पहला क्या करोगे? राइट डाउन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इज फर्स्ट। आपको सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जो आप इंटर कन्वर्जन कर रहे हो वो सिस्टम कौन कौन से हैं। दूसरा, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला बाय यूजिंग
N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 मानी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स गिवन मिलेगा, N2 आपको कैलकुलेट करना होगा, उसको x रख देंगे। U मानी यूनिट, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स था तो mLT-2 लिखा। उसके बाद राइट डाउन द यूनिट्स इन पर्टिकुलर सिस्टम, इधर MKS ले रहे हैं तो ये यूनिट्स MKS में लिख दिया, इधर CGS ले रहे हैं तो ये यूनिट्स CGS में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कीप द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड अरेंज ऑल अदर क्वांटिटीज ऑन राइट हैंड साइड। वेरिएबल को लेफ्ट में रख के बाकी सबको अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर द यूनिट्स, सबसे पहले यूनिट्स को बराबर करो, कटता है वो काट दो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है, राइट द वैल्यू इन रिक्वायर्ड इक्वेशन, यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसी चीज़ को बोल सकते हैं टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। 2 न्यूटन हो तो यहाँ पे 2 चलता रहेगा बच्चे, 2 2 2 2 2 2 2 x इंटू x इक्वल टू 2 इंटू 10⁵, ठीक है। ये 2 हर जगह चलता रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 लाख डायन्स। अगर हम एक डायन दे रखे हैं, अभी कन्वर्ट करते हैं। अगर हमसे हमें ये दे दिया कि देयर आर हाउ मैनी न्यूटन्स इन वन डायन, ठीक है, हाउ मैनी न्यूटन्स इन वन डायन। पहले वाला सिस्टम कौन सा है, पहले वाला सिस्टम कौन सा है, CGS। दूसरा कौन सा है, MKS। x हमें फाइंड आउट करना है, CGS में वैल्यू कितनी है, 1। दूसरा स्टेप वही, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज, लिख दिया बाय यूजिंग M1U1 इक्वल टू M2U2। M1 के लिए 1, M2 के लिए x पुट कर दिया। उसके बाद राइट द यूनिट्स इन CGS, यूनिट ऑफ मास ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ टाइम की पावर -2 mLT-2। हाँ जी, MKS में मास kg, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड टू द पावर -2। रीअरेंज रीअरेंज किया तो x ग्राम बटे किलोग्राम, ग्राम बटे सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मीटर, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मीटर, और सेकंड बाय सेकंड टू द पावर -2 kg, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद क्या है, वैल्यू पुट करना है, इक्वेट करना है। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, नहीं पता। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर पता है, ऊपर ग्राम नीचे 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम बना दो, ये करना आसान है। ऊपर सेंटीमीटर, नीचे 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर बना दो, ये करना भी आसान है। 1 सेकंड बटे 1 सेकंड टू द पावर -2, सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से काट दिया, क्या बचा, x इक्वल टू 1/1 लाख, माने कि 1/10⁵, माने कि 10⁻⁻5 वैल्यू को यहाँ पुट करो। 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, समझ तो आ गया होगा, कर तो सकते हो। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूँ हैं, या नोट्स एक करके दिखाओ भाई पहले, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इन SI।
फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS। फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या था, राइट डाउन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI मानी MKS इज इक्वल टू CGS मानी CGS। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, यूजिंग N1U1 इक्वल टू N2U2 राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। N1 की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11। U1 का पता ही नहीं हमें क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नहीं पता ना, चलो कोई नहीं। N2 की वैल्यू निकालनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला इधर भी नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के लेके आते हैं। एक तो तरीका है ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और एक तरीका है कि आप प्रॉपर फॉर्मूला से चले। F इक्वल टू Gm1m2/r² फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आप लोग जब तक ग्रेविटेशन नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं पढ़ा हुआ ना। यूनिट दे रखी है अगले ने, बोलो। यहां से मैं तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट से बनाना सिखाता हूं। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, लिख दो F। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ही लिख दो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। वो याद करने पड़ेंगे। कहाँ तक, शुरू के 5-6 जो मैंने आज शुरुआत में करवाए थे वहाँ तक आप याद कर लो। F इक्वल टू MA, A का याद है तो MLT-2। बहुत इजीली याद हो जाते हैं ये, मैं लास्ट में रिवाइज करवाता हूँ, अभी याद करवाता हूँ यार। ये M किसके लिए है, मास के लिए, मास के लिए है ना पागल। यूनिट मीटर लेंथ की है, किसकी यूनिट है, मीटर, न्यूटन मीटर। मास के लिए केजी है ना, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ, तो L टू द पावर 2। मास के लिए कैपिटल M की पावर -2। ये लिखा ना, यही, इसको ही अरेंज करो। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए M L³ T-2 M-1। M की पावर 1 और M की पावर -2 कितनी बची, M की पावर -1। L की 1 और 2 3 और T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख दो M-1 L³ T-2। ठीक है, M-1 L³ T-2। ठीक है, लिखा। हमें क्या निकालना है, x। उससे पहले इनको यूनिट्स में लिख लो, उससे पहले इनको यूनिट्स में लिख लो भाई। बोलो 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M टू द पावर -1। MKS में kg टू द पावर -1। लेंथ टू द पावर क्यूब, टाइम की पावर -2। ठीक है, इज इक्वल टू x CGS मास ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ठीक, अब इनको रीअरेंज करो। x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाऊंगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 kg डिवाइडेड बाई ग्राम टू दी पावर -1। ठीक है, मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर टू दी पावर 3 और सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड टू दी पावर -2। यही है। अब इनकी वैल्यू रखो, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 किलोग्राम में 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम
ध्यान रखना इसकी पावर -1 भी है। मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर टू द पावर 3, और ये है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड टू द पावर -2। सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और ग्राम से ग्राम। अब है असल कैलकुलेशन। 6.6 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ टू द पावर -1 10⁻³ बात समझ आई कि नहीं आई? 100 मानी 10⁻² टू द पावर 3, 3 दूनी 6, 10⁻6 इंटू 1 की पावर जो भी है 1, कितना बना? 6.6 इंटू 10⁻11 -3 कितना हुआ? -14 प्लस 6, 14 में से 6 गए तो 8, और 8 किसके? 10⁻8। तो हम क्या लिखेंगे? इन CGS G इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻8 न्यूटन का डायन, न्यूटन का डायन। मीटर का सेंटीमीटर और केजी का ग्राम। ठीक है, ये कन्वर्जन है। बड़ी पल्ला बात। चलो हाँ, तीसरा यूज क्या है? डेरिवेशन ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। डेरिवेशन का मतलब यहाँ वो डेरिवेटिव वाला नहीं है, टू ड्राइव, किस तरह से एक नया फिजिकल रिलेशन ड्राइव किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन की सहायता से इसको ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, स्टेप्स में लिखवाता रहूँगा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। राइट डाउन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन लिख लीजिए, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल force, it is denoted by Fc, acting on a particle of mass m moving with velocity v along the circular path of radius r। ये है क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें। ठीक है जी, बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज या डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है होल्ड कर, समझो इन चीज़ों को। वो क्या है कि जो आपको ड्राइव करना है उसको बाकी सभी की सभी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिख दीजिए। पहला स्टेप क्या है कि जो आपको ड्राइव करना है, राइट दैट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द प्रोडक्ट ऑफ ऑल अदर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन गिवन है? मास है, वेलोसिटी है और रेडियस है। लिख दिया, ठीक। कन्वर्ट द इक्वल टू साइन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इनटू इक्वल टू बाय मल्टीप्लाइंग इट with some
कांस्टेंट। ठीक है, असाइन द वेरिएबल पावर्स ए बी सी। असाइन द, तीसरा स्टेप है असाइन द वेरिएबल पावर्स ए बी सी टू द फिजिकल क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड विद गिवन फिजिकल क्वांटिटी। राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटी है उनको ए बी सी पावर असाइन कर दीजिए एंड नोट इट डाउन एज इक्वेशन नंबर 1। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला स्टेप क्या होगा, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से देख के बोल रहा हूँ, ये सारे एज इट इज़ मैंने आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि इसके बाद क्या आएगा, वो नोट्स में लिखा मिलेगा। इसके बाद समझो सिर्फ क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। फोर्स का बोलिए भैया, याद हो गया होगा अब तक तो। mlt माइनस 2, के मानी कांस्टेंट, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। मास m टू द पावर a, वेलोसिटी r, लेंथ है, रेडियस क्या होता है, लेंथ ही तो होता है। सिचुएशन क्या है, फाइंड द सेंटीपिटल फोर्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द सर्कल ऑफ ए रेडियस r। आपको fc की वैल्यू तो निकालनी है। हाँ जी, इसके बाद क्या करना है, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होती है? ले मैथ में कितनी बार तो भाई न्यूमेरिकल थ्योरम में आपने यूज़ की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ की। और ये जब दो इक्वेशंस बराबर होती हैं तो उनकी लेफ्ट की और राइट की पावर्स भी हर एक टर्म की बराबर होती हैं। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी पावर क्या है, m1 l1 t टू दी पावर -2 इज इक्वल टू k इंटू m टू दी पावर कितनी, a l टू दी पावर b प्लस c हेलो पढ़ा रहा हूँ, हाँ जी। m टू दी पावर a l टू दी पावर b प्लस c और t टू दी पावर -b। कहाँ से आया b प्लस c, m टू दी पावर a, l टू दी पावर b यहाँ से गुणा में l टू दी पावर c, यहाँ से दो पावर मल्टीप्लाई हैं, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस, वो फॉर्मूला यूज किया, b प्लस c t टू दी पावर -b। अगला स्टेप क्या है, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो कि राइट हैंड साइड की जो पावर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स के बराबर पुट करो। a की वैल्यू कितना आएगी, m की पावर a m की पावर 1, b प्लस c इक्वल टू कितना 1 और माइनस b इक्वल टू कितना -2। तो b की वैल्यू कितनी, अगर b की वैल्यू 2 तो c की वैल्यू कितनी, इस इक्वेशन में पुट करो, 2 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 -2, c इक्वल टू -1। a b c की वैल्यू आपने निकाल ली, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -1। सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। लास्ट स्टेप है बेटा ये आपका, सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए एफ सी इज इक्वल टू के, m टू दी पावर a मानी 1, m v टू दी पावर b v स्क्वेयर, r टू दी पावर c -1, एफ सी इज इक्वल टू k इंटू एम वी स्क्वेयर बाय r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको डेरिवेशन कौन से स्टेप यूज़ किए, दोबारा से स्टेप्स रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में गुणा करके रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। ठीक है, एफ सी के इंटू एम ए वी बी और आर,
प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट में बदला, कैसे मल्टीप्लाई करके इनको ABC कोई पावर असाइन कर दी। तीसरा स्टेप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। चौथा स्टेप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके A, B और C की वैल्यू निकाल दी। पांचवा स्टेप वो वैल्यू वापस इसमें रख दी। छठा स्टेप उसको रीअरेंज करके रख दिया। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ये है डेरिवेशन ऑफ ए न्यू फिजिकल रिलेशन। और यहाँ से अपने पास आता है द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कौन सी? कि ये सिर्फ उन्हीं फिजिकल रिलेशन को ड्राइव कर सकता है जिनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में टर्म्स ना हो। अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ए न्यू फिजिकल रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रोडक्ट का मेथड यूज कर सकते। ठीक है, डायमेंशन समझ आया? डायमेंशनल फॉर्मूलाज, डायमेंशनल एनालिसिस में उसके बाद यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। 3 यूज बताए कौन कौन से। सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस, वहाँ एक लिमिटेशन, सबसे पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, वहाँ हमने एक लिमिटेशन पकड़ी थी। क्या? एक एग्जांपल दिया था कि आपका वर्क डन और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है जबकि उनकी यूनिट बराबर नहीं है। एक लिमिटेशन वहाँ से पकड़ा। दूसरा हमने क्या किया था, जब यूज करना शुरू किया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, तो वो सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकता है, वो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की करेक्टनेस चेक नहीं कर सकता, क्योंकि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यूज को तो छोड़ ही देते हैं। तीसरा क्या इसका अगला यूज क्या था? टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। और लास्ट एंड थर्ड यूज क्या है? टू ड्राइव ए न्यू फॉर्मूला। यहाँ से एक और लिमिटेशन पकड़ी गई है, सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलाज को ड्राइव कर पाएगा जिनमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का यूज हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूलाज को ये ड्राइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, खत्म। फर्स्ट यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था डायमेंशनल एनालिसिस। खत्म। ये 3 जो पोर्शन है इनमें से पक्का एक पर न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिलेगा। ये जो अभी 3 तरह के न्यूमेरिकल करवाए हैं उनमें से पक्का, और मैं आपको अभी जो नोट्स दूंगा ख़त्म। उसके बाद कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि जो आपके NCERT की बुक में हो या NCERT एग्जाम्पलर में हो या आपके पेपर में पूछ लिया जाए। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आज आपको होमवर्क के रूप में मिलेंगे। कर लाओगे? नहीं समझ आएगा वो पहले कल समझ के फिर अगला चैप्टर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट यूनिट में 2 चीज़ बची हैं। कौन सी? एक तो एरर एनालिसिस, क्या? और दूसरा मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, मोस्टली ये काम आना है। जो अभी करवाए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा काम आता है। बचा हुआ है ना, अभी करवा देंगे उसको। ठीक है, एरर एनालिसिस वो लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलो।